नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की भांति आज हम 12:30 बजे आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2019 लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप इंतज़ार करते हैं 12:30 बजे और ये हमारा सबसे ज़्यादा चहेते वीडियो है, यानी कि हम रोज की भांति आज भी लेकर आए हुए हैं आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक सूचना है, यदि आपका सपना हो कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, आईपीएस ऑफिसर बनूं, आईएफएस ऑफिसर बनूं, यानी कि इस देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद के रूप में आप पदस्थ होना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो इंडियन प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए उम्र 32 वर्ष और एससी एसटी के लिए 35 वर्ष की आयु मांगी जाती है। और इसके लिए केवल फ्रेश ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या फिर आपके पास में केवल 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो, 1st डिवीजन हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये आपका हमारा जो YouTube चैनल है गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित है, और वो चाहता है कि गांव गरीब के जो बच्चे हैं वो भी देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर आसीन हो। और हमारा प्रयास यही है कि हम भी आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि उसी उद्देश्य से ये करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं, और हम आईएएस की तैयारी के लिए आईएएस की तैयारी से संबंधित पाठ्यक्रम और मटेरियल उपलब्ध कराएंगे आपके लिए। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। जिसका उम्र अभी है वो अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये 6 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पहली बार यहाँ पर आप पहली बार इसमें जो है देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के तहत स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पर ए ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी है सिमोन बाइल्स, सी है विनेश फोगाट, डी है रोजर फेडरर। आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। हो सकता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, अभी हाल ही का घटना है, करंट है। इसका सही आंसर दे दीजिए। सही आंसर। शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं, ये लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये लॉरियंस के द्वारा दिया जाता है, और इस विश्व का किसी भी कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का है, तो इस बार दिया गया है 2019 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया है। और महिला में दिया गया है सिमोन बाइल्स को। महिला में, पुरुष को नोवाक जोकोविच को दिया गया है, और महिला में सिमोन बाइल्स को दिया गया है। और सी विनेश फोगाट भारत के हैं, और उनको जो है इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ये पहला भारतीय है जो इस अवार्ड के लिए नामांकित हुआ था। और डी रोजर फेडरर जो है, पिछले बार वो सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर बने थे। तो ये चारों का नाम आपको याद रखना है। आइए दूसरा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिसियो मैक्री की वार्ता का मुख्य सार क्या है? यानी कि 10 बिंदुओं पर यहाँ पर वार्ता हुआ था, एमओयू हुआ था, उसमें से कौन सा ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है? पहला है रक्षा मुद्दों पर, बी है पर्यटन मुद्दों पर, सी है परमाणु ऊर्जा पर, और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। हम आपको कुछ सेकंड देते हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। साथियों, आप जल्दी से बता दीजिए।
शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। जो वार्ता हुई है 10 बिंदुओं पर, ये तीनों आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही आंसर है। बहुत सारे लोगों का ऑप्शन सही हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने करोड़ का अंतरिम लाभांश देने का निर्णय दिया है? रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने करोड़ का अंतरिम लाभांश देने का निर्णय लिया है? ए है 30,000 करोड़, बी है 27,000 करोड़, सी है 28,000 करोड़ और डी है 32,000 करोड़। जिसके कारण से याद रखिएगा, इसके पहले के जो आरबीआई के चेयरमैन है इस्तीफा दे दिया था और अभी नया आरबीआई के चेयरमैन बना हुआ है, जिन्होंने जो है इस अंतरिम लाभांश को देने का निर्णय लिया है। यानी कि इस अंतरिम लाभांश को प्राप्त करने के लिए आरबीआई के चेयरमैन को यहां पर इस्तीफा देना पड़ा है। ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, शायद आपने बता दिया होगा। इसका सही आंसर सी है, 28,000 करोड़ रुपए अंतरिम लाभांश देने का निर्णय लिया गया है। आइए हम जानते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, वालेस स्मिथ ब्रोकर का निधन हो गया है। वालेस स्मिथ ब्रोकर का निधन हो गया है। किस क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? किस क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, बी है ग्लोबल वार्मिंग, बी है ग्लोबल वार्मिंग, सी है महासागर कन्वेयर बेल्ट, महासागर कन्वेयर बेल्ट और डी है उपरोक्त सभी, डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, प्लीज जल्दी से दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लाइव आ चुके हैं और आंसर दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो, वो हमारे जो चैनल का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। साथियों, आपने सही आंसर दे दिया है। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग का जनक कौन है तो आपको बताना है वालेस स्मिथ ब्रोकर, और जलवायु परिवर्तन पर बहुत काम किया है। इसका महासागर कन्वेयर बेल्ट के लिए भी जो है उन्हें जो प्रस्तावित किया हुआ है वो थे वालेस स्मिथ ब्रोकर, जिसका निधन हो गया है और ये विश्वव्यापी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 5, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई 19 फरवरी को, तो बताइए इसका जन्म कहाँ हुआ था? ए रायगढ़ में, बी शिवनेरी दुर्ग में और सी है पुणे, डी है ठाणे। सही आंसर आपको शायद जानकारी होगा और आप इसका आंसर सही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। महाराष्ट्र के होंगे तो वो जरूर 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 सही आंसर देगा, और यदि उस जगह का है तो वो भी बताएं कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं, ताकि हम वहां का कुछ फोटोग्राफ ले सकें। हम सही आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर बी शिवनेरी दुर्ग है। रायगढ़ में तो पहला कब्जा किया था और पुणे के पास में ही जो है शिवनेरी दुर्ग है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी शिवनेरी दुर्ग है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, गुरिल्ला वार की नई शैली किसने विकसित की थी? गुरिल्ला वार की नई शैली किसने विकसित की थी? ए है महाराणा प्रताप, बी है लक्ष्मीबाई, सी है भगत सिंह और डी है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका सही आंसर आपको बताना है, शायद आपको जानकारी होगा। गुरिल्ला वार की नई शैली किसने विकसित की थी? महाराणा प्रताप ने, लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने या छत्रपति शिवाजी ने? इसका सही आंसर आपने दे दिया है। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर है डी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा गुरिल्ला वार की नई शैली अपनाई गई थी।
अंग्रेजों के विरुद्ध में। ये आपको याद रखना है, मुगलों के विरुद्ध में और अंग्रेजों के विरुद्ध में, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की है, इसके प्रमुख कारण है। अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की है, इसके प्रमुख कारण है ए धन जुटाने के लिए, बी युद्ध करने के लिए, सी समझौता करने के लिए और डी है उपरोक्त सभी। शायद मुझे लगता है इसका सही आंसर आप लोग डी दे रहे होंगे, उपरोक्त सभी दे रहे होंगे। इसका सही आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम बताएंगे, लेकिन आप लोगों को हम कुछ समय दे रहे हैं। साथियों, इस तरह से यदि मेहनत करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम आपको राज बताएंगे आईएएस ऑफिसर बनते कैसे हैं, ठीक है। क्या हमको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। यदि आप पहले फॉर्म भरें, मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरें और मुझे बताएं कि मुझे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, 100 रुपया 200 रुपया फीस है, ठीक है। फॉर्म भरें और वहाँ पर बैठें। एक कहावत है, जो चांद को छूने की तमन्ना रखता है वो पेड़ की चोटी मिल जाएगा। तो इसलिए चांद को छूने की तमन्ना रखिए, आईएएस एग्जाम देने की सपना सोचिए, तो आपको पेड़ की चोटी मिल जाएगा। पीएससी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये तो बन ही जाओगे। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, मैक्सिको की सीमा के पास वहां पर दीवार बनाना है, वाल बनाना है, जिसके कारण से धन चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने धन जुटाने के लिए ये आपको आपातकाल की घोषणा की है। चूंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोई राशि नहीं देती है, इसलिए बहुत सारे राज्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध में रिट याचिका दायर किया हुआ है आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां, बताइए येलहंका वायु सेना अड्डा कहां स्थित है। ये भारत में है, लेकिन येलहंका वायु सेना अड्डा कहां स्थित है। ए है चेन्नई में, बी है गोवा में, सी है बेंगलुरु में और डी है रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़। चेन्नई, गोवा, बेंगलुरु या रायपुर, इसका सही आंसर आपको चुनना है। आपको बताना है येलहंका वायु सेना अड्डा कहाँ स्थित है। शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, सी बेंगलुरु में है येलहंका वायु सेना अड्डा, जहां एक वायु विमान जो है क्रैश हुआ है, जिसमें से कुछ लोग की मृत्यु हुई है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, वायु शक्ति किससे संबंधित है। वायु शक्ति किससे संबंधित है। एक उपग्रह का नाम है, बी सैन्य मेगा अभ्यास का नाम है, सी है एक लड़ाकू विमान का नाम है और डी है एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित नाम है। वायु शक्ति किससे संबंधित है। एक उपग्रह है, बी है सैन्य मेगा अभ्यास है और सी है लड़ाकू विमान है और डी है जलवायु परिवर्तन का नाम है। शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर बी है सैन्य मेगा अभ्यास। भारत की सैन्य मेगा अभ्यास का नाम वायु शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, 55वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। म्यूजिक नहीं है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। भारत से भी प्रतिनिधित्व किया गया था। यह है जर्मनी, बी है इराक, सी है ईरान, डी है पाकिस्तान। अभी हाल की घटना है ये। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। जर्मनी, इराक, ईरान, पाकिस्तान। सबसे पहली बात तो आपको जानना है, म्यूनिख एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है और उसका देश यहां पर हमने ऑप्शन दिया है जर्मनी, इराक, ईरान, पाकिस्तान। तो पहली बात तो आपको जान लीजिए, पाकिस्तान का कोई ऐसे शहर म्यूनिख नाम से नहीं है, लेकिन ये इराक और ईरान कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन इसका सही आंसर जर्मनी है। जर्मनी के एक शहर का नाम म्यूनिख है और ये म्यूनिख में 55वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, कतार ओपन टेनिस का खिलाफ किसने जीता।
कतार ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? अभी हाल की घटना है। सानिया मिर्जा ने, एलिस मर्टेंस ने, सी है शिखा गौतम, डी है साइना नेहवाल। कतर ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा, बी है एलिस मर्टेंस, सी है शिखा गौतम, डी है साइना नेहवाल। शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया है। हम आपको बता रहे हैं इसका सही ऑप्शन बी है। एलिस मर्टेंस ने कतर ओपन टेनिस का खिताब जीता था। सानिया मिर्जा यहीं से अपना किस्मत भाग्य को आगे ले गई थी, यहाँ पर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट से। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब आयोजित हुआ? प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब आयोजित हुआ? 1920 में, 1930 में, 1931 में, 1921 में। कब आयोजित हुआ था सबसे पहली बार? विश्व कप, फुटबॉल का विश्व कप कब आयोजित हुआ था पहली बार? क्योंकि अभी भारत में सबसे ज़्यादा कीमती कोई कप है तो वो है विश्व कप फुटबॉल। सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है अभी विश्व भर में। ठीक है, क्रिकेट बाद में आता है, लेकिन विश्व में फुटबॉल सर्वोच्च कोटि का है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं सी, 1931 में हुआ था पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कप। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एशिया कप है वो कम हो गया है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 किसने जीता? किस देश ने जीता? एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 किसने जीता? भारत ने जीता, बांग्लादेश ने जीता, श्रीलंका ने जीता या हांगकांग ने जीता? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लड़कियां जो है, बच्चियां जो है, वो क्रिकेट नहीं देखते हैं, कंफ्यूज खा जाते हैं, क्योंकि वो हमारा स्मृति थोड़ा सा खत्म हो गया है, जिसके कारण से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है सही आंसर। शायद आपने बता दिया होगा, इसका सही आंसर ए भारत है, बांग्लादेश को फाइनल में हराया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ए है अधिकतम प्रत्ययी, बी है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, सी है अनुपातिक प्रत्ययी और डी है नियत प्रत्ययी। कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? शायद इकोनॉमिक्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं तो इसका सही आंसर बता सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं बी न्यूनतम आरक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। चूंकि आरबीआई नोट जारी करने के पहले वो जो है मुद्रा रखती है और सोना रखती है। ये दो चीजें जो है पहले से आरक्षित करके रखती है और उसके बदले में फिर नोट जारी किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी कब तक राष्ट्रपति रहेंगी? कब तक राष्ट्रपति रहेंगी? कब तक राष्ट्रपति रहेंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी कब तक राष्ट्रपति रहेंगे? मिस्र के संसद में ये पारित किया गया है, उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। कब तक रहेंगे? 2030 तक, 2033 तक, 2025 तक और 2034 तक। इसका सही आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। 2034 तक रहेंगे या 2025 तक रहेंगे या 2033 तक रहेंगे या 2030 तक रहेंगे? शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी, 2034 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति के पद पर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटेन की ब्रेक्जिट नीति का संबंध है। ब्रिटेन की ब्रेक्जिट नीति का संबंध है। ब्रेक्जिट नीति का संबंध है। ए है यूरोपियन संघ में शामिल होने के लिए, या बी है मनी बिल पारित करने के लिए, या सी है सेना से संबंधित, या डी है वित्तीय संकट से संबंधित। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। चूंकि अभी हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन में सरकार हार गई है, इस विधेयक से हार गई है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हार गई है ये। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की ब्रेक्जिट नीति का संबंध है यूरोपियन संघ से अलग होने की बात। यूरोपियन संघ से ब्रिटेन को अलग होना चाहता है, जिसको हम ब्रिटेन की ब्रेक्जिट नीति के नाम से जानते हैं। आइए हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, बहुत ही सरल है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है ध्वनि मत, बी है प्रत्यक्ष मत, सी है अप्रत्यक्ष मत और डी है निर्णायक मत। शायद इससे सरल क्वेश्चन 20 में से और कोई सरल नहीं हो सकता। इसमें 100% सही आंसर चाहिए मुझे, 100%, कोई भी गलत आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि मैं भी देखता हूं, रोज देखता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में रहता हूं। तो इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका सही ऑप्शन का उत्तर हम बता रहे हैं डी, निर्णायक मत। निर्णायक मत माना जाता है, क्योंकि जब दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष में बराबर वोट आए तो लोकसभा के स्पीकर को निर्णायक मत देना पड़ता है बराबर की स्थिति में। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 जो थोड़ा सा कठिन है, अनुच्छेद 75(5) के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे, हम बता दें 75(5) क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75(5) में कह रहा है संसद के सदस्य बने बिना 6 माह तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक मंत्री बन सकता है, मंत्री रह सकता है 6 महीना तक ही केवल जो है, ठीक है। तो ये बने कौन थे पहली बार, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे मंत्री हो प्रधानमंत्री दोनों चलेगा, बी है सीताराम केसरी, सी है मनमोहन सिंह और डी है इंदिरा गांधी। इसका सही ऑप्शन आपको चुनना है। जो संसद के सदस्य नहीं थे उसके बावजूद भी 6 महीना तक मंत्री बने, जो सबसे ज्यादा विवादित विषय रहा उस समय। इसका सही आंसर शायद आपने चुन लिया होगा, हम आपको बता रहे हैं बी सीताराम केसरी। 1989 में पहली बार लोकसभा उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था और बाद में 6 महीने बाद में वो राज्यसभा का सदस्य बने। यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन है, केवल 2 क्वेश्चन बच गया है। 19 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था, जिनको हम संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं और आज दलित मसीहा है नंबर 1। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? ए है महू जिले में, महू में, बी में इंदौर में, सी है नागपुर और डी है नासिक, क्योंकि ये चारों स्थल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नासिक, नागपुर, इंदौर, महू, महू या नागपुर या इंदौर या नासिक, इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। इसका सही आंसर इंदौर के पास ही महू है, महू में पैदा हुए थे, महू में जन्म लिए थे। इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर हम अंतिम प्रश्न 20 बता रहे हैं। कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ए है लंदन, बी है सिंगापुर, सी है न्यूयॉर्क, डी है नई दिल्ली। आपको सही आंसर बताना है। कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ए है लंदन, बी है सिंगापुर, सी है न्यूयॉर्क और डी है नई दिल्ली। शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ये है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। साथियों, ये थी हमारी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, वो भी 12 फरवरी 2019 की। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।